ओके चलो बेटा आ जाओ वापस। हाँ वापस आ जाए। तो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस की थी क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ मोलारिटी, राइट ना। कॉन्सेंट्रेशन है कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था। और मोलारिटी की कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बेटा, तो मोलारिटी के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज मोलारिटी एग्जैक्टली। मोलारिटी क्या होता है, तो बेसिकली इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड चीज़ पर हमने पढ़ा था क्या कि अगर हम दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं ऑफ द सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, देन द टोटल मोलारिटी कैन बी चेंज। और मोलारिटी वहाँ पर किस पर डिपेंड करता है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट था वो हम लोग m1 v1 प्लस m2 v2 से कैलकुलेट करते, जबकि वॉल्यूम क्या था आपका v1 प्लस v2, है ना। तो मोलारिटी के कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज़ अभी और समझना आज, है ना, थ्योरी ऑफ डायल्यूशन। क्या टॉपिक आपका, थ्योरी ऑफ डायल्यूशन। और उस पर भी कुछ क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि थ्योरी ऑफ डायल्यूशन है, एंड फिर हम लोग मोलारिटी डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका क्या बेटा, थ्योरी ऑफ डायल्यूशन, है ना, थ्योरी ऑफ डायल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मतलब ये होता है, देखो क्या डाइल्यूशन का एग्जैक्टली मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूशन का मतलब होता है क्या, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि आप किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन में जो पहले से प्रिपेयर्ड है आप उसमें सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब समझने के लिए मैंने बोला क्या कि वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें से एक आपके पास सॉल्यूट है और दूसरा आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, और तब हमें सॉल्यूशन मिलता है। मोलारिटी कॉन्सेप्ट है किसका, तो मोलारिटी कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ मोल्स का, तो n और वॉल्यूम। इसमें हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, अगर हमने बोला क्या बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v1 लीटर है, देन अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर होगा। तो यहाँ से v1 लीटर के लिए जो मोलारिटी होगा बेटा आपका वो क्या कहला जाएगा, m1 कहला जाएगा। और यहाँ पर अगर इधर भेजते हैं इसको तो m1 इंटू v1 इक्वल टू n, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है जिसके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है v1 लीटर है एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, n मोल्स है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन अगर करते हैं तो m1 इक्वल टू n बाई v1 आ गया। अब इसलिए अगर v1 को m1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो m1 इंटू v1 इक्वल टू आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब क्या है, डाइल्यूशन है। तो डाइल्यूशन कहने का मतलब क्या है, इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन में आप क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। तो लेट अस से रखना कि आपने ऐड किया कितना, x लीटर ऑफ सॉल्वेंट, तो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो बेटा आपके पास v1 लीटर था, x लीटर और आप ऐड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, v2 लीटर। कितना हो गया, v2 लीटर। आप सॉल्यूट तो ऐड नहीं कर रहे हैं, अगर सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहे हैं तो सॉल्यूट कितना है यहाँ पर, सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज अगेन n मोल्स। तो ये n मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है v2 लीटर में, यहाँ पर n मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है किसमें, v1 लीटर में। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट व्हाट वी कैन राइट, मोलारिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर इसलिए बेटा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो मोलारिटी कितना हो जाएगा यहाँ पर, m2 इज इक्वल टू n बाय v2, v2 इधर भेज दीजिए, देन क्या जाएगा m2 इंटू v2 इक्वल टू n। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें दोनों इक्वेशन के RHS में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और इस पूरे प्रोसेस में बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write m1 into v1 is equal to क्या लिखना बेटा, m2 into v2 is equal to n, नंबर ऑफ मोल्स है जो कांस्टेंट, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में कहीं भी किसी भी तरीके का अगर मोलारिटी आपको निकालना है तो m2 is equal to क्या हो जाएगा, v2 को इधर भेज दीजिए, देन क्या आ जाएगा बेटा, m2 is equal to m1 into v1 डिवाइडेड बाय v, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये इस तरीके से आप सेकेंड मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और समझिए, अगर आपके पास से बेटा क्या है, m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2, और वॉल्यूम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम के लिए m2 इधर भेजिए, देन क्या हो जाएगा
m1 इंटू v1 बाय m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा v2। अब यहाँ से वॉल्यूम निकालने के बाद आप निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, तो देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर एडेड निकालना है मुझे, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर कितना ऐड किया हमने, x लेते हैं, तो x प्लस v1 कितना ऐड किया, x1, x इंटू v1, यहाँ से क्या हो जाएगा x1 x प्लस v1 इक्वल टू v2 होगा, इसलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा v2 माइनस v1। इस तरीके से आप एडेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर सकते हैं। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, x इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है ना बेटा, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन का, क्लियर है ना। इसको नोट कीजिए पहले। फ़ोन के फ्रेम से बाहर लिख दिया मैंने, हाँ अब ठीक है। चलिए नोट कीजिए पहले इसको, हाँ ठीक है बेटा है ना। ओके ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो मान लो क्या क्वेश्चन है आपके पास, देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, मान लो क्या, इफ द वॉल्यूम ऑफ 0.25 m of 250 ml of HCl aqueous solution is increased to 500 ml of solution, increased to 500 ml of solution। मतलब आपके पास क्या है देखो, then find the molarity, then ओके तो देखो बेटा, हाँ यानी कहने का मतलब क्या देखो कि इफ द वॉल्यूम ऑफ दिस 0.25 m of 250 ml of HCl aqueous solution is increased to 500 ml of solution, then find the molarity of the solution। यानी आपके पास मोलारिटी गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, सो दिस इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। ये क्या है आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, कितना कर रहे हैं 500 ml। अगर इसके वॉल्यूम को 500 ml करें तो क्या हो रहा है वो चीज पे ध्यान देखो। सो यहाँ पर क्या है, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन वी हैव सीन m1 v1 इक्वल टू m2 v2, m2 into v2, आपको m2 निकालना है, v2 से v2, देन क्या जाएगा m2 इक्वल टू m1 into v1 डिवाइडेड बाय v2। सो m1 देखिए क्या है 0.25, v1 कितना बेटा आपके पास है 250 ml डिवाइडेड बाय 500। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो गया, 2 से इसको कट करें 0.125, तो कितना गया 0.125 m। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन वाली तो नहीं है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मान लो ऐसा कुछ, एक क्वेश्चन मान रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, if the molarity of, मान लो ऐसा कुछ है, if the molarity of 0.25 m of 250 ml solution it changes to 0.675 m, it changes to 0.675 m, ठीक है ना। देखो फिर से, if the molarity of 0.25 m of 250 ml solution it changes to 0.65 m, then find amount of water added, then find amount of water added, कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया गया वो फाइंड आउट, ठीक है ना। अच्छा देखो कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया गया, उसके क्या था x इक्वल टू v2 माइनस v1, यानी पहला टास्क हमारा v2 निकालना, क्योंकि v1 तो यहाँ पर गिवन है, तो पहला टास्क क्या निकालना v2, और v2 इक्वल टू हमने पढ़ा क्या है m1 v1 डिवाइडेड बाय m2, m1 v1 डिवाइडेड बाय m2। तो यहाँ से देखो बेटा m1 कितना है देखो 0.25 इंटू v1 कितना है बेटा 250 बाय
बाई जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना बेटा 0.65 इतना है। इसको देखो 100 हो जाएगा, 3 0 ऊपर कर लो 1000 हो गया है ना। 25 से इसको हटा 5 से करो, 5 से कम 5 दिया 15 25 है ना। 5 से फिर से काटो इसको, 5 से 35 ठीक है ना। 2 0 कट गया, कितना आ गया इतना बटा 27, कितना एमएल है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, पहले यहाँ तक नोट कर, फिर मैं निकालता हूँ। देखो ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली आपको नहीं है। अच्छा अब देखो इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना आ रहा है 92 पॉइंट है ना 9 मिलीलीटर। वॉल्यूम आपका कम आ रहा है, इसका मतलब आपने सॉल्यूशन में से वॉल्यूम क्या किया, रिमूव किया। ठीक है ना, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड नहीं है, अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव हो गया, कितना पानी आपने हटा दिया। ठीक है ना, क्योंकि पहले ज़्यादा था बाद में वॉल्यूम कम है। देखो पहले ज़्यादा था बाद में वॉल्यूम कम है ना, तो कितना हटाया 250 माइनस 92 पॉइंट, तो 250 माइनस 92.9 मतलब लगभग 93 अगर मान के चलो तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया 1 9 में 2 गया 7 एंड 14 में गया 5 ठीक है ना एंड 157.1 ml इतने ml ऑफ वाटर हटा दिया। ठीक है ना, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कब होता है जब आपके वॉल्यूम क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो अगला कॉन्सेप्ट है बेटा क्या आपका मोलारिटी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है मोलारिटी। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन में तो देखते हैं मोलारिटी में क्या होता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या मोलारिटी। मोलारिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। मोलारिटी अगेन मोलारिटी ये आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि ये मोलारिटी जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का रिलेशन है ना। अगर यहाँ पर भी बात करते हैं तो मोल कहने का मतलब ही यहाँ पर भी होता है नंबर ऑफ मोल्स का। तो बात कर सकते हैं बेटा देखो क्या आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट दूसरा है सॉल्वेंट और दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है सॉल्यूशन। यहाँ पर जो रिलेशन है पहला चीज मास और मास का रिलेशन होगा, दूसरा चीज मोल मास का रिलेशन होगा, तीसरा चीज सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेशन होगा। तीन बातें आपको याद रखना है। पहली बात याद रखना है क्या मास एंड मास रिलेशन, क्योंकि मास से ही हम मोल निकाल सकते हैं, इसलिए मास एंड मास रिलेशन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात। दूसरी बातें आपको मोलारिटी के लिए याद रखना है क्या कि चूंकि मास सॉल्यूट के मास को हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो मोल्स एंड मास रिलेशन। तो कहीं ना कहीं ये W/W सिस्टम है, मास बाई मास को हम लोग कहते हैं W/W सिस्टम, वेट बाई वेट कॉन्सेप्ट है, एक का वेट दूसरे का वेट का कॉन्सेप्ट है, राइट ना। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, अगर मोल मास रिलेशन है तो ये बेसिकली रिलेशन किसके बीच का सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिलेशन है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिलेशन अब चूंकि ये रिलेशन मास पर डिपेंड कर रहा है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है मास पर डिपेंड कर रहा है, तो ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा बिकॉज मास ऑफ द सिस्टम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। मोलारिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये आपको क्या रहेगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, राइट ना। तो क्या होगा द कॉन्सेंट्रेशन will be independent from temperature, will be independent from temperature. Reason क्या है because it does not depends upon the volume of the system, ये mass of the system पर डिपेंड कर रहा है। रीजन क्या आ गया यहाँ पे बेटा, रीजन क्या आ गया with increase in temperature या with variation in temperature, mass of system
मास ऑफ सिस्टम विल बी कांस्टेंट। अगर मास ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है देन मोलालिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देन मोलालिटी विल इंडिपेंडेंट फ्रॉम, देन मोलालिटी विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम, इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। इसलिए मोलालिटी के कॉन्सेप्ट से, कौन सा कॉन्सेप्ट, मोलालिटी, लिटी है ना, तो इसलिए मोलालिटी के कॉन्सेप्ट से जब भी आप क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, 100% परफेक्ट मॉलिक्यूलर मास होगा। सो दिस टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। कोई भी अननोन सॉल्यूट है या कोई पॉलीमर आपने बनाया मान लो नेचर में, है ना, उस पॉलीमर का मास नहीं मालूम है तो आप मोलालिटी से उसके मास को एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट ना। तो यहाँ पर क्या आगे देखो आंसर कि मोलालिटी विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द molar mass of unknown solute, right now. So it helps to find molar mass of unknown solute, unknown solute। तो ये किसी भी unknown solute के molar mass को आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये सब की पॉइंट्स है किसके लिए, मोलालिटी के लिए। अब देखो मोलालिटी एग्जैक्टली होता क्या है बेटा, तो मोलालिटी को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मोलालिटी क्या है, तो इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolve in unit kilogram, dissolve in unit kilogram of solvent। तो यूनिट किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो क्या देखो बेटा यहाँ पर, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, राइट ना, डिसॉल्व इन यूनिट किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सोल्यूट है, आपके पास सॉल्वेंट है और दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन है। अब देखो यहाँ पर वेट गिवन है किसका, सॉल्वेंट का, और किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। सो दैट इज नोन एज वेट ऑफ सॉल्वेंट, that is in kilogram, and that is the number of moles of solute, so it will be in the moles। then यहाँ से क्या आ जाएगा, from formula molality is equal to number of moles of solute, number of moles of solute divided by क्या हो जाएगा बेटा आपका, weight of solvent, क्या होगा, weight of solvent। अब यहाँ से देखो मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल m से क्या आ जाएगा, N बाई डब्ल्यू इन किलोग्राम, ठीक है। कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना, इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर किलो, क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट, मोल पर किलोग्राम। समझ में आया ना सबको, नहीं आया तो बोल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कीजिए उसको। यूट्यूब पे तो ऐसे ही अपलोड करते रहे हैं, इसका कोई बिजनेस पर्पस मेरा थोड़े। चलो ओके, आगे देखें बेटा इसमें, है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखो इस फॉर्मूला को ना थोड़ा बहुत और हम चेंज कर सकते हैं, किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पर, ठीक है ना। और अगर आप वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में हो तो भी अलग से लिख सकते हैं हम इसको, है ना। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपके पास, यहाँ पे इस फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करें। आपने पढ़ा है क्या, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है। अब चूंकि दोनों का मास अगर हम यूज़ करेंगे तो इसको W1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, W2, एक को W1 दूसरे को W2। अब आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स इसके तो क्या हो जाता है, W1 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट को GMM कंसिडर करें। तो ये वाला हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करें, इन सबकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। देन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट, दैट मोलालिटी इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मोलर मास इनटू 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब यहाँ पे देखो W2 कंसिडर कर लिया, इसलिए फॉर्मूला में W2 है, तो याद रहेगा आपको, कंफ्यूजन हो सकता है आपको। W1 से वेट ऑफ सोल्यूट और W2 से क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब समझिए एक चीज और,
H डॉट। अगर मास को किलोग्राम के बदले ग्राम में गिवन है तो क्या कर सकते हैं, उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग किलोग्राम से किसमें, ग्राम के कॉन्सेप्ट में। तो ध्यान तो देखो बेटा, अगर किलोग्राम से ग्राम को कन्वर्ट करना तब क्या कर सकते हैं, सो दिस मोलैरिटी इज इक्वल टू W1 बाई GMM इनटू 1000 बाई क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये फार्मूला भी काम करता है। तो तीन फार्मूले हैं, तीनों फार्मूला को आप लोग क्या कहते लर्न कर लीजिए, रट जाइए, तभी जाकर के इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ठीक है ना। जैसे फॉर ए क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो बेटा ऐसा कुछ है कि इफ 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज H dissolved in 180 gram of water, 180 gram of water, then find molality of solution। क्या फाइंड आउट करना, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। देखो यहाँ से सॉल्यूट का भी मास गिवन है और सॉल्वेंट का भी मास गिवन है, यानी W1 गिवन है कितना 20 ग्राम और W2 गिवन है कितना 180 ग्राम, और नेम ऑफ द सॉल्यूट क्या है आपके पास, ग्लूकोज। तो फार्मूला ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, C6H12O6, और इसका मास निकालिए तो आपको 180 ग्राम में आएगा। ठीक है ना। इसको जोड़िएगा कितना आएगा, 180 ग्राम। अब जो भी फार्मूला है उसमें लिखिए वैल्यू M इक्वल टू W1 बाई GMM इंटू 1000 बाई W2, यही है ना। तो M इक्वल टू कितना ग्राम है, 20 ग्राम बाई 180, 1000 बाई 180, 20 काट लो, कितना आ गया बेटा, 200 बटा 324 है ना। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर। मुझे तो लग रहा है सही लिखा हूँ मैंने। सही है 324। ठीक है ना। तो 200 बटा 324 M। ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं ना। चलिए देखिए इसको। नोटेड बेटा। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या है आपका। तो अगला कॉन्सेप्ट है आपका इक्विवेलेंट वेट, है ना। क्या है, इक्विवेलेंट वेट। अगला कॉन्सेप्ट है आपका क्या, इक्विवेलेंट वेट, है ना। क्या है बेटा, इक्विवेलेंट वेट। तब फिर हम नॉर्मैलिटी समझेंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट है
बिल्कुल फ्रेश न्यू कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट, अब देखो ध्यान दो बेटा, इसमें आपको ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कहने का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात टर्म से ही पता चल रहा होगा। इक्वि मतलब होता है क्या, सेम, है ना, टर्म से ही पता चल रहा होगा। इक्वि का मतलब होता है सेम, और यही कॉन्सेप्ट समझना है कि सेम का क्या मतलब होता है एग्जैक्टली। तो उसके लिए हम 3 एलिमेंट कंसीडर करते हैं। लेट अस से दैट कि आपके पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट हैं। इन तीनों एलिमेंट को एक दूसरे से कंबाइन करके कुछ कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो H2O बनाता है, और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है तो HCl बनाता है। जबकि क्लोरीन है ना, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो Cl2O बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, Cl2O, 2Cl2O 2Cl, ठीक है ना। अब 3 कंपाउंड है आपके पास, यहाँ पर 3 कंपाउंड है। तीनों कंपाउंड को मैं बाहर निकालता हूँ। एक कंपाउंड है H2O, एक कंपाउंड है HCl, एक कंपाउंड है Cl। तो देखो पहला दो में हाइड्रोजन कॉमन है, दूसरे दो में क्लोरीन कॉमन है, और पहले तीसरे में क्या है, ऑक्सीजन कॉमन है। तो उस कॉमन में मास का रेशियो फाइंड आउट करो, मास का रेशियो फाइंड आउट करो, ठीक है ना। ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन, और ये है ऑक्सीजन, ठीक है ना। मास का रेशियो फाइंड आउट करो। अब देखो यहाँ पर अगर इसमें देखा जाए हाइड्रोजन कितना ग्राम है, 2 ग्राम है बेटा। ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 16 ग्राम है। यहाँ पर हाइड्रोजन है 1 ग्राम, क्लोरीन है 35.5 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर तो 0। इस Cl2 में देखो ये 0 है, क्लोरीन है कितना 71 ग्राम, और ऑक्सीजन है कितना 16 ग्राम। अब सबका रेशियो निकालिए, सबका क्या कीजिए, रेशियो निकालिए। अगर रेशियो निकालिए तो देखिए यहाँ से क्या है, रेशियो इधर निकालिए, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन कितना आ गया, 1:8। अब यहाँ पर देखो रेशियो बेटा कौन कौन सा, हाइड्रोजन टू क्लोरीन कितना आ गया, 1:35.5। अब यहाँ पर देखा जाए तो रेशियो निकालो बेटा। तो यहाँ पर क्या है, 2 से डिवाइड कीजिए 8, यहाँ पर भी 35.5, यानी कितना आ रहा है यहाँ पर, क्लोरीन टू ऑक्सीजन का तो कितना है 35.5 रेशियो 8। अब देखो कंपेयर करते हैं इन दोनों में। हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, सिमिलर इन दोनों में। अच्छा यहाँ पर कंपेयर करते हैं, यहाँ पर क्लोरीन का मास 35.5 क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास का रेशियो 8 and 8, ये भी क्या बेटा इक्विवेलेंट, यानी ये तीनों मास इक्विवेलेंट एक दूसरे के। अगर तीनों मास इक्विवेलेंट है तो हम जितने भी एलिमेंट्स हैं नेचर, उन सब के एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। अब अगर यहाँ से मैं 3 टर्म उठाऊं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना ग्राम, 1 ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना बेटा, ऑक्सीजन 8 ग्राम। देखो कौन सा इक्वल है, 8 है ना इक्वल। एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इसका तो 35.5। अब देखते हैं क्या ये तीनों जो है इसी थर्ड एलिमेंट के, जैसे नेक्स्ट एलिमेंट के सेम होता कि अलग होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल किसका, NaCl, Na2O और NaH, ठीक है ना। हाँ देखो सोडियम का कितना होता है 23 ग्राम, H2 35.5, क्लोरीन यहाँ पर देखो 2 सोडियम है 46:16, 8 दूनी 16, 23 दूनी 46, 23 रेशियो 8। अब यहाँ पर देखो ना 23:1, तो क्या देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे देखना बेटा, क्लोरीन के साथ भी मास कितना है 23 ग्राम, ऑक्सीजन के साथ भी मास कितना है 23 ग्राम, और हाइड्रोजन के साथ भी मास कितना है। तो व्हाट इज द मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, समझ में आ गया, कितना है 23। क्लियर है ना, कोई डाउट बोले आप तो नहीं है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। यानी कि अगर इस कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो सोडियम का मास 23 ग्राम जो है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। तो हमें कैसे निकालना है, मुझे
तो क्या दिखा हमने 23 ग्राम के साथ ही 35.5 ग्राम रिएक्ट किया, 23 ग्राम के साथ ही 8 ग्राम रिएक्ट किया और 23 ग्राम के साथ ही 1 ग्राम रिएक्ट किया। तो इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करने वाला मास क्या है? मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ क्लोरीन। कितने पार्ट बाई वेट से? 1 पार्ट बाई वेट से, 8 पार्ट बाई वेट से और 35.5 पार्ट बाई वेट से। क्लियर है ना? तो हम इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन कर सकते हैं। देखो क्या है, इट इज पार्ट बाई वेट ऑफ एन एलिमेंट। इक्विवेलेंट वेट क्या है बेटा? इट इज पार्ट बाई वेट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है ना? इट इज पार्ट बाई वेट ऑफ एन एलिमेंट। इट इज पार्ट बाई वेट ऑफ एन एलिमेंट which is, so it is part by weight of an element which is, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? Which is, yeah, which reacts with 1 part by weight of hydrogen, 1 part by weight of hydrogen, 8 part by weight of oxygen and 35.5 part by weight of chlorine. क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन याद तो नहीं ना? यानी किसी भी एलिमेंट का वो मास, लोकल टर्म में अगर समझो तो आप ऐसे बोल सकते हो, किसी भी एलिमेंट का वो मास जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करे, हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करे और क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ रिएक्ट करे, वही क्या होगा आपका? इक्विवेलेंट वेट होगा। क्लियर है ना? नोट कीजिए इसको।